नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, देश में हवाएं कुछ अलग तरह की बह रही हैं। हवाएं ये बह रही हैं कि अगर आज आप शांति की बात करें, अगर आज आप प्रेम की बात करें, आज आप देश प्रेम की बात करें तो आपको गालियां भी दी जा सकती हैं और उस इंसान को भी दी जा सकती हैं जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपने पति को खोया है। और हिमांशी नरवाल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हैं और उनको देश के कथित राष्ट्रवादी लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं क्योंकि हिमांशी ने ये कह दिया कि उनको मुसलमानों और कश्मीरियत से नफ़रत नहीं है, उनको दोषियों को सज़ा दिलानी है बस। और इसी बात पे पूरे देश के जो कथित राष्ट्रवाद के झंडबरदार लोग हैं जो उन्होंने हिमांशी को सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरीके से वो ट्रोल कर रहे हैं। यही लोग थे जो 6-7 दिन पहले इनके लिए इंसाफ मांगा करते थे और यही वो लोग हैं जो अब इनको पता नहीं किस बताया भी नहीं जा सकता यहाँ पे ऐसी गालियाँ दे रहे हैं। क्या ये भारत तैयार किया है हमारे देश को चलाने वाले लोगों ने? ऐसे लोग की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो हमारे देश का भविष्य क्या है? अक्सर मैं ये कहता हूँ, जिस देश में धार्मिक उन्मादी भीड़ बढ़ती जा रही हो, जिस देश में राष्ट्रवाद के नाम पे ऐसे लोग चिल्ला रहे हों जिनका राष्ट्र से कोई लेना देना ना हो, उस देश का भविष्य क्या है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप ज़रूर इस विषय पे अपनी राय रखना। डॉक्टर साहब जी, अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं कथित रूप से, इनके मन में इतनी नफ़रतें कहाँ से आ गई कि ये विनय नारवाल की पत्नी तक को नहीं बख्श रहे जी? देखिए ऐसा है, आप किसी एक व्यक्ति या धर्म या समुदाय के खिलाफ एक बार नफ़रत भर दो लोगों के दिमाग में तो फिर वो सही और गलत की समझ उनकी ख़त्म हो जाती है। उनको सिर्फ वही नज़र आता है कि हमने उस समुदाय विशेष को गाली देनी और कुछ नहीं करना। एक रील के बीच में ना एक थोड़ा सा हिस्सा आता है, कई बार वो कोई एक्टर बोलता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, है ना। तो ये सवाल बना हुआ कि ये लोग हैं कौन। अगर ये सच में हमारे समाज में से ही निकले हुए लोग हैं तो उनको तो चिंता क्या होगी इस बात की, चिंता हमें होनी चाहिए कि हमारे समाज में कैसे ये लोग आ गए। दूसरे, ये लोग वास्तव में हैं या फर्जी लोग हैं जो इसी काम पे लगाए जाते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों पे मैं सहमत होता था कि ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन हिमांशी नरवाल को जिस तरीके की गालियाँ दी गई हैं और जो सोच उनके प्रति प्रकट की गई है, उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि सच में कहाँ से आते हैं लोग, कुछ नहीं पता। हमारे समाज में इतने निकृष्ट और नीच सोच के, घिनौनी सोच के लोग पैदा हो नहीं सकते, क्योंकि इनको भी किसी ने जन्म दिया है, माता पिता इनके भी हैं। क्या इनके पेरेंट्स ये नहीं जानते कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? उनकी ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है उससे वो कतई वाकिफ़ नहीं है कि क्या हो रहा है। उनका एक्चुअली जोर नहीं है। और एक व्यक्ति जो एक परिवार में रहता है, जिसके पास जिसकी माँ है, बाप है, बहन है, भाभी है, परिवार के और लोग हैं, वहाँ अगर इस तरह की सोच विकसित हो रही है गाली गलौज की और इतने पवित्र संबंधों पे कीचड़ फेंकने की, तो ये सच में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। और चिंता का क्या, एक्शन का विषय है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, अगर कोई समाज में इस तरह की हरकत करता था तो पूरा समाज उसका विरोध करता था, उसको लानत मलामत भेजता था। लेकिन इनका अपना एक समाज बन गया, अपनी एक दुनिया बन गई। लाखों लोग ऐसे हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं और वो एक ही तरह से व्यवहार करते हैं। तो दूसरे एक बड़ा सेक्शन ऐसा जिसको उनके व्यवहार में कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता, ऐसे लोग फिर शेयर करते हैं, उनके हाँ मिलाते हैं और ये सोशल मीडिया पर पूरी कड़ी देख सकते हैं। और उनकी बायो में एक चीज़ जरूर लिखी होती है जी, राष्ट्रवादी। हाँ, एक झंडा जरूर लगाएंगे। देखिए
भगवा कलर धर्मेंद्र का, जी, मेरी सनातनी। बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है, अगर आपको बार बार ये कहना पड़े कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ और देश प्रेमी हूँ और दूसरे को देशद्रोही सिद्ध करना पड़ता हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ जो ये दावा कर रहा है कि वो राष्ट्र प्रेमी है, सच में वो राष्ट्र का उससे कोई लेना देना नहीं, वो राष्ट्र का दुश्मन है। मुझे तो कई बार शक होता है कि ऐसे लोग मतलब एग्जिस्ट भी करते हैं, या ये एक करोड़ों लोगों की एक संख्या तैयार हो गई देश में। तो राष्ट्र भक्ति को प्रमाणित करना या बार बार दिन में ये कहना कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, ये तो राष्ट्र के प्रति अपमान है। आप कहते हो राष्ट्र हमारी माँ है, अरे माँ के प्रति जो आप कुछ करते हो उसको आदमी बखान करता है क्या कभी, कि भारत माता की जय और भारत माता हमारे लिए माँ है, तो उसके लिए आप जो कुछ भी करेंगे उसके सम्मान के लिए, वो सब कोई एहसान नहीं है उसमें, आपको उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। अच्छे समाज में, अच्छी सोच में तो ये है कि करके भूल जा, अच्छा क्या, नेकी कर दरिया में डाल, ये वाली बात। और जहाँ माँ का प्रश्न है, राष्ट्रमाता का प्रश्न है, वहाँ तो इस तरह की बात ही नहीं होगी। तो मेरी ये स्पष्ट समझ है कि इस तरह के जो लोग हैं ये हैं तो हमारे समाज में, लेकिन अब ये प्रेरित किए गए हैं ये काम करने के लिए। कुछ पहले ये चर्चा होती थी कि ट्रोल हैं, इनको 2 रुपए दिए जाते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह। मतलब कोई जैसे 2 रुपए भी अगर मिल रहे हैं, हाँ। तो 2 रुपए में भी ऐसी सोच कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन ये जो है जो आपने कहा ना कि 1 हफ्ता पहले तो वो उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, तो उस समय स्थिति कुछ और थी। आज जैसे ही उसने ये कहा कि हिंदू मुसलमान का रंग इसको ना दिया जाए और कश्मीरियत पर सवाल ना उठाया जाए, तो वही लोग जिनको वो चीज़ सूट कर रही थी उस समय, वही उनके विरोधी हो गए। आम आदमी को वो तब भी बहुत विनम्र था जब उनके साथ ये हादसा हुआ था, उनका दुख सच्चा था, इसलिए वो बोल नहीं रहे थे। देखिए, कोई भी दुख की जो चरम सीमा होती है उसमें मनुष्य बोलता नहीं है, उसमें शांत हो जाता है, मौन घटित हो जाता है, दुख शब्दों में व्यक्त नहीं होता। तो आपने देखा होगा इस देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश गुस्से में है, तो गुस्से में था, लेकिन देश बोल नहीं रहा था, वो चुप हो गया था, मौन हो गया था। तो ऐसी स्थिति में मौन की बजाय जो लोग मुखर हो जाते हैं, इसका मतलब है कि उनके इरादे संदिग्ध हैं, और ये इस मामले में उन्होंने सिद्ध कर दिया। जिस तरह की कमेंट्स मैंने भी पढ़े हैं वो मतलब पढ़ने वाले कुछ, हम तो जैसे अभ्यस्त हैं, हमारे पोस्ट पे भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो चूंकि इन चीज़ों को पता है हमें कि बेचारे ये दया के पात्र हैं, हम अभ्यस्त, लेकिन वो महिला जिसने अपना पति खोया है और वो शांति की बात कर रही है, वो अभ्यस्त नहीं है। इतना बड़ा उसका दुख है, उस लड़की का दुख इतना बड़ा है कि उसको हम सहानुभूति देने के बजाय, और हम शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये लोग हैं तो हमारा हिस्सा ही ना, जैसे भी हैं, और इस तरह की हरकतों पे, नीच हरकतों पे उतर आए हैं, और इनको बढ़ावा देने वाले समाज में हमारे लोग हैं। ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि जहाँ हमारी सरकार है, देखिए सामाजिक संगठन तो बहुत होते हैं, उनकी अलग अलग आवाज़ें होती हैं, लेकिन सरकार की अपनी एक पुरजोर आवाज़ होती है, उसमें एक अथॉरिटी होती है। कभी आपने देखा कि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री ये निवेदन करता हो कि आप इस तरह की भाषा का ना करें, इसको, और कार्रवाई नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है सरकार। कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उनको प्रमोट किया जाता है, कार्रवाई करते हैं चैनलों पे। मुझे ध्यान है कि एक कार्यक्रम में दिल्ली में किसी अखबार के समूह का कार्यक्रम था, मीडिया का, उसमें किसी ने शिकायत किया अमित शाह जी से कि जिस तरीके से करते हैं, तो उनका जवाब ये था, फिर आप क्यों करते हो? अगर उन्होंने गाली गलौच दी है और आपको वो खतरा पैदा कर रहे हैं, तो आप इस तरह की हरकत क्यों करते हो? तो ये एक तरह से बचाव का ये जो तरीका है, ये तो उनको प्रोत्साहित करता है और भी ज़्यादा करने के लिए। तो इस देश में कोई एक जिम्मेवार आवाज़ ऐसी नहीं है, और ये दुर्भाग्य हमारा कि हमने सामाजिक नेता खो दिए। आज कोई जयप्रकाश नहीं है, आज एक अन्ना जैसा देश में कोई एक नेता भी ऐसा नहीं जिसकी बात सारा कोई सोशल अथॉरिटी ऐसी नहीं है, कोई नैतिक आवाज़ ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि भाई आप ये लोग ना करो। देखिए, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, चली जाएंगी, राजनीति के अपने तकाजे हैं, राजनीति अपने हिसाब से चलती है, लेकिन आज इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है एक भी जिसको लोग ये मान के, आदर्श मान के चलें, जो ये उन्माद को ये कहे कि भाई नहीं, आप ये गलत चीज़ है, आप ठंडे पड़ जाओ। इस देश में एक दौर में बहुत बड़े जनमानस का नेता गांधी था, बिल्कुल था, और ऐसे नेताओं की भी एक परंपरा रही है जिसकी मानने वाले बहुत लोग होते थे कि अगर उन्होंने कहीं भी उन्माद फैला, सांप्रदायिक हिंसा फैली, तो वो चले गए। आज कोई नहीं है जो नौखाली में जाकर बैठ गए और अपनी जान से खेल जाए। इस देश के लिए जान देने का जज्बा, वो जो कुर्बानी का जज्बा है, वो ख़त्म हो चुका है, और उसी से एक अथॉरिटी बनती है जब आप देश के लिए इस तरह से जीते हैं।
तो लोग ये मान के चलते हैं भी इस व्यक्ति ने अपना सारा समूचा जीवन देश के लिए दिया, तो इसमें इसकी बात हमें माननी चाहिए। तो वो आवाज़ कहीं खो गई है पूरी तरीके से, और इस आवाज़ को जिसने रिप्लेस किया है वो इन चीज़ों को प्रमोट करती है। अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये लोग इस पर चुप्पी साध जाते हैं। अपनी व्यक्तिगत चीज़ें तो बखान करेंगे कि मैंने अपने जीवन का एक एक पल खपा दिया राष्ट्र निर्माण में। अब क्या राष्ट्र निर्माण का उनका दायित्व पूरा हो गया? जिस राष्ट्र को आपने बनाया था, जिसके आप दम भर रहे हो, उसको बचाने कौन आएगा? उसको बचाना भी तो आप ही ने है। नफरत पैदा करने में जो पल लगाए वो सर। और सवाल ये उठता है कि देखिए, ये द्वि राष्ट्र का जो सिद्धांत था, हिंदू राष्ट्र अलग है, मुस्लिम राष्ट्र अलग है, ये वीर सावरकर ने दिया, सावरकर जी की देन है। उसके बाद में मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया, लेकिन ये पूरी तरह से विफल हो चुका है। 2 नेशन थियरी की प्रिंसिपल जो है वो ख़त्म हो चुका है। बांग्लादेश में मुसलमान ही हैं लोग और पाकिस्तान में मुसलमान हैं, और दोनों के बीच में शत्रुता है। तो इसका मतलब धर्म जोड़ने वाली चीज़ तो नहीं है। वहाँ पे बंगला भाषा और बंगला अस्मिता की बात हुई, और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग और तरह से सोचते थे, तो दोनों में झगड़ा हुआ। और बांग्लादेश का निर्माण इस बात का प्रतीक है कि मुस्लिम नेशन और हिंदू नेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। 2 नेशन थ्योरी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। वो कुछ और चीज़ें जो किसी राष्ट्र का निर्माण करती हैं। और भाजपा के लोग तो इस बात के बड़े झंडावरदार रहे हैं कि वो राष्ट्र की परिभाषा समझाते हैं, राष्ट्र बताते हैं राष्ट्र कैसे बनता है। अगर उनके दौर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो, और आपने देखा हो तो देखो, मैंने तो कोई नहीं देखा कि इसकी कहीं कंडेम किया जा रहा हो। कम से कम आप प्रधानमंत्री या कोई गृहमंत्री बिजी थे किसी के साथ। हाँ, वो उसके एक कार्यक्रम था फिल्मी सितारों का, 9 घंटे तक वो वहाँ पे रहे, काम कर रहे थे उस कार्यक्रम में। काम है वो 24 घंटे काम करते हैं। हाँ, तो 9 घंटे लगातार एक ऐसे दौर में जब संगीन हालात हैं, देश के हालात इतने ख़राब है, हर आदमी परेशान है, उम्मीद कर रहा है कि कोई एक्शन होगा जिससे उनका गुस्सा कुछ कम हो, और प्रधानमंत्री पूरे 9 घंटे वो शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान और इन सितारों के बीच में उन्होंने गुजारे अपने। चलो रिलैक्स कर रहे होंगे, उनके भक्त गालियां देने में लगे हुए, तो वो इसका भी समर्थन करेंगे। दरअसल ये भक्त जितना नुकसान नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं, भाजपा और संघ की आइडियोलॉजी का जितने डैमेज इन लोगों ने किया, इतना कोई नहीं कर रहा। राहुल गांधी भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे जितना ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे सामाजिक स्वीकार्यता इनकी खत्म हो रही है। अभी तो सत्ता है तो इनको लगता है कि सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आम तौर पे ये एक सच है कि भारत का आदमी अतिवादी नहीं है, वो एक्सट्रीम पर नहीं जीता, वो बुद्ध के मध्यम मार्ग पर ही चलता है। ना वो किसी से इस तरह इतनी नफरत करेगा कि उसके वजूद को ख़त्म कर दे, और ना ही इतना कभी वो एक्सट्रीम पे उसके प्रेम में जाएगा कि बर्बाद हो जाए। तो जो मध्यम मार्ग पर चलने भारत के लोग हैं, और जो हमारी सामाजिक शक्ति है, उस पर ये लोग बार बार लगातार प्रहार कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं। और हिमांशी नरवाल के इस ताज़ा प्रकरण ने, अगर मुझे तो समझ नहीं आता कि भारत वो जो दुनिया भर के लोगों तक ये खबर पहुंचती होगी या उनकी भाषा में कैसे पहुंचेगी, तो वो किस दृष्टि से हमें देखेंगे। वो ये सवाल करेंगे कि क्या ये बुद्ध और महावीर का देश है कि जब एक छोटी बच्ची जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप इतनी क्रूरता से पेश आ रहे हैं उसके सामने, इस तरह के सवाल, उसके चरित्र पर उन्होंने हमले किए। अभी मुझे लग रहा है कि ये और बढ़ना है, ये फसल। लेकिन हम तो कामना तो यही करेंगे कि जहाँ है वहीं पर रुक जाए तो ज़्यादा ठीक है। वो तो तब रुकेगा ना जब जिनको वो अपना भगवान मानते हैं वो उनको कहे भाई बख्श दो। हाँ। कहीं ये देश हमारे ही रहने लायक ना बचे। लेकिन अगर बुराई राजनीतिक हितों की पूर्ति करने का साधन बन जाए तो कोई भी राजनेता ये नहीं चाहेगा कि वो ख़त्म हो, उसको और बढ़ाना चाहेंगे लगातार, और वो उस क्रम में लगे हुए हैं। चीज़ों को जस्टिफिकेशन जो होने लगा वो बड़ा विचित्र है। अभी अपने देखिए हरियाणा में भी एक डीएसपी साहब ने माफ़ी मांगी थी, और उसका जस्टिफिकेशन और जब प्रश्न ये किया गया मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा हमने तो बहुत कम किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब वो दौर भूल गए जब लोगों के कपड़े उतार के धूप में खड़ा किया जाता था। अब पता नहीं कौन सा वो दौर था। होती रही है हरकतें, नो डाउट, लेकिन धूप में खड़ा होने वाली सुनी तो नहीं जी। लेकिन ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं। इसका मतलब आप उस चीज़ को मान रहे हो जो हुआ है, उसकी आपने सत्यता स्थापित कर दी कि वो हुआ है, आगे भी होगा, लेकिन इतना बुरा तो नहीं किया जितने पुराने किए थे। यानी आपको जनता ने इसलिए चुना है कि पिछले वाले लोगों ने जो जो पाप किए हैं आप भी कर लो। जब तक वहाँ उदाहरण मिलेंगे आप करते रहोगे लगातार। मतलब इतनी, कल तक मान साहब को अपना रिश्तेदार बता रहे थे, वो इतनी घिनौनी सोच पानी नहीं दे रहे मान साहब। दुर्भाग्य है इस देश का धर्मेंद्र जी कि हम चीफ मिनिस्टर की बजाय मस्खरे पैदा कर रहे हैं। वहाँ तो एक सर्वमान्य ही मान तो एक्टर रहे, है ना,
और वो हमारे तो वाले में बचनलाल शर्मा मस्करी जी में ने कम कहा। नहीं है। कितनी गंभीर बात हो, उनकी हंसी खत्म होने में नहीं आ रही, कुछ ना कुछ हरकतें करते रहेंगे इस तरीके की। और पता नहीं कब वो हरियाणवी मिजाज से वाकिफ़ होंगे और कब देश के निर्माण में, हरियाणा के निर्माण में सही दिशा में बढ़ेंगे। समझ ही नहीं आता किस तरह का व्यवहार करते हैं वो। देश का सामूहिक नेतृत्व जब ऐसा हो जाए ना सर, तो फिर देश ऐसे ही चलता है। और वो तो चल ही रहा है। देखो, हम सब ग्रामीण जीवन से आने वाले लोग हैं। हर गांव में एक दो बुजुर्ग ऐसे होते थे, वो किसी भी बरादरी के हो सकते थे, जिनकी बात माना जिनकी बात मानी जाती थी। और हम मिस करते हैं उन चीज़ों की कि जब हम बचपन में थे तो हमें कोई भी डांट देता था। परिवार का सदस्य होना जरूरी नहीं था, उस समय बरादरी भी नहीं देखी जाती थी कौन है, कोई भी डांट तो दलित समुदाय का भी कोई बड़ा आदमी है किसी को डांट सकता था, बच्चे को। लेकिन आज वो तमाम चीज़ें हम खोते जा रहे हैं, और पता नहीं किस संस्कृति की रक्षा हमने करनी है। अगर ये मूल्य ही नहीं रहेंगे तो आप कौन सी संस्कृति की बात करेंगे। फिर भी सर, ईमान सिंह ने जो बात कही है ना, चाहिए पूरा सारे के सारे उनके खिलाफ हो जाएं, उन्होंने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। नहीं, बात में पूरा दम है और वो सच है। वो दम इसलिए है कि वो सच है। आप कैसे, किस तरीके से आप इसको सांप्रदायिक रूप दे देंगे कि ठीक है जिन्होंने हमला किया है वो मुसलमान थे, लेकिन क्या मुसलमान होने, नफरत करने का आधार बन सकता है? इस आधार पे तो हम अपने जो अबुल कलाम ये हुए थे राष्ट्रपति, बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए हैं देश में। और अब्दुल हमीद, बहुत सारे तमाम सारे इस लोग हैं, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। तो क्या उनसे भी हम नफरत करने लगे? चूँकि जब हम, देखिए मेरी बात समझ में आती है, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि कोई अगर किसी एक समुदाय के डर से बाबर को आलोचना नहीं कर रहा तो वो गलत तो कहते थे इसको। लेकिन रसखान हम सबके हैं, ये स्वीकारना भी चाहिए। रसखान ने कितना कृष्ण भक्ति की है, तो इस आधार पे केवल कि वो मुसलमान था आप उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह की राह पे हम चल पड़े हैं, जो देश जा रहा है वो खतरनाक है बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे राष्ट्र का आप क्या करोगे जहाँ हर दूसरा आदमी तीसरे आदमी से नफरत करता है या उसके वजूद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के एक विधायक हैं, उन्होंने अपने जो स्पीच था उसमें कहा कि वो लोग कह देता है कोई मुंह उठा के कि पाकिस्तान चला जा, बोला क्या करेंगे पाकिस्तान में? पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हमारे भारत के लोग भारत में नहीं रहना चाहते। हम जाते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वहाँ बसना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं एक बहुत बुनियादी बात पूछ रहा हूँ, हमारे दर्शक भी इस पर विचार करें कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति में भारत के अलावा ये बात नहीं कही गई कि ईश्वर जगत के कण कण में विद्यमान है। किसी संस्कृति ने ये नहीं कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारा परिवार है। ये चीज़ें तुम्हारी संस्कृति से निकली हैं, तुम्हारे धर्म से निकली हैं, तो इनकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। अगर तुम इनको तिलांजलि देके और तथाकथित इस्लाम की आक्रामकता को अडॉप्ट करोगे तो ये तो तुम्हारी हार है ना, नैतिक हार तो हो ही गई। जिस मूल्य के लिए आप खड़े हैं, अगर उस मूल्य की आप रक्षा नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी सबसे बड़ी हार है। तो बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमने नेतृत्व करना है विश्व का, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से करना है, लोकतांत्रिक भावना से करना है, और जहाँ करुणा का सागर बहता हो, दया, बड़ी बड़ी अच्छी, और दुनिया में किसी ने नहीं करी ये चीज़ें, और करी हैं तो बहुत बाद में करी हैं। अगर ईसा मसीह ने किए तो 2500 साल पहले किए हैं, मोहम्मद साहब ने करी हैं तो 1500 साल पहले किए हैं। लेकिन सनातन धर्म के तो मूल्य प्रारंभ से ही हैं। और कोई आदमी अपने बायो में सनातनी, कट्टर सनातनी लिख के और गालियाँ देता हो, ये सारे फर्जी लोग हैं, ये देश के दुश्मन हैं। अगर मेरे जैसे आदमी के पास शक्ति आ जाए, धर्मेंद्र जी 24 घंटे नहीं लगाऊंगा और हिंसा भी नहीं करूंगा, ये भी बता दूं आपको। इनका इलाज कुछ और है। और हमारे यहाँ जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई मुहावरों की दृष्टि से, वो कई मुहावरे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें ये भी होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना, और इसका इलाज ये है। जैसे हमारे खट्टर साहब कहते थे, सठे साठ्यम समाचरित। तो एक अच्छी सिद्धांत वाले लोग भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को अगर कंटिन्यू करने दिया गया और तो कंटिन्यू हो रही है, इसका हिमांशी नरवाल का नंबर आया है तो कल आपके बच्चों के भी ये नंबर आएंगे। आप इससे बच नहीं सकते। कोई लोग किसी को भी गाली तो ऐसे लग रही है लोगों को जैसे टॉफी दे रहे हैं किसी को। और मैं तो कहता हूँ जनगणना के साथ साथ ये गणना भी करा लो। किसी ने लिखा था, कोई ब्रिटेन के हैं पत्रकार, भारत मूल के, उन्होंने कहा था कि गणना इस बात की करो कि कितने लोग लायक हैं, और ये करो कि जो लायक नहीं है वो क्यों लायक नहीं है। लायक और नालायकों की भी करो। हाँ, नालायकों की भी करो कि अगर ये नालायक रह गए तो क्यों रह गए।
तो ऐसे परिवारों की इनकी भी सबकी, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, तमाम आईडी आप इनकी चेक करवा के पूछो ये लोग हैं कौन, और वहाँ के स्थानीय थानेदार की या थाने की ड्यूटी लगाओ, किसी भी तरीके से उनको आइडेंटिफाई करें और उनको निकाल के जो भी कानून सम्मत सज़ा मिलती है उसका प्रावधान किया जाए। लेकिन एक खुले सांड की तरह छोड़ दिए गए हैं सारे के सारे, और एक भय इन्होंने पैदा कर दिया है। और ये असल में ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया से ऐसे तत्व हट जाएं जो सेंसिबल आवाज़ है। आपको गाली मिलेंगी, उसका मकसद सिर्फ ये है कि धर्मेंद्र कुआरी की आवाज़ को शांत कर दिया जाए, उन्हें कोई और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आज ही आप गुणगान करना शुरू कर दो, आप उस तरह की भाषा बोलनी शुरू कर दो जो नोएडा के पत्रकार बोलते हैं, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं तो फिर भी हिमांशी को शाबाशी देता हूँ कि इतने दुख और पीड़ाओं के बीच भी उन्होंने बहुत शानदार बात कही है दोस्तों। और आप संकट के समय कैसा प्रदर्शन करते हैं ये आपकी परवरिश को भी दिखाता है। धर्मेंद्र जी लगे हाथ एक बात बता दूं, भारत वो देश है कि जब यहाँ सीमा से लाश आती है ना शहीद की, उसके दादा से बात की जाती है, बाप से या बेटे से भी छूटे, तो कहता है कि क्या तेरा लक्ष्य है, क्या? बोला कि मैं और बच्चे होंगे तो और कुर्बान कर दूंगा और मैं सेना में जाऊंगा। और जो इस तरह की हरकतें करते हैं, इनका सेना से या किसी इन चीज़ों से कोई वास्ता रहा ही नहीं कभी। खैर दोस्तों, आप क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। आज के दौर में सबसे एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहा करिए। जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो ये सजगतापूर्वक ध्यान रखिए कि कैसे दोस्त आपने बना रखे हैं। अगर आपका फ्रेंड लिस्ट में शामिल कोई दोस्त किसी दूसरे की वॉल पे जाकर भी नफ़रती भावनाओं के साथ काम कर रहा हो, तो उसको वहीं पे रोकिए, उसको ब्लॉक करिए, अपनी ज़िंदगी से निकालिए। क्योंकि धीरे धीरे अगर हमारे पास इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो हम भी इनके रंग में रंगे चले जाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया का जो उस्तरा है, इसको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमें भी, अपने परिवार के लोगों को भी आप ये बताइए कि नफ़रती लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को ब्लॉक करते रहिए, सोशल मीडिया का सावधानी से इस्तेमाल करिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट करके बताइए। शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार।